Today we're going to start our next chapter that is all about strategy. That is chapter number 6. And during this chapter, we're going to discuss these contents. First of all, we will see what is strategy, then we will see the goal of strategy is to attain a superior performance, then what is competitive advantage. After that, we will discuss about how business level strategy can lead to competitive advantage. In the last, we will discuss how corporate level strategy can lead to competitive advantage. Okay, first of all, what the strategy is, हम strategy को itself कैसे define करेंगे? A strategy is an action manager take attain a goal, take to attain a goal of an organization. Okay, कि जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल है उसको अचीव करने के जो आप कोर्सेज ऑफ एक्शन लेते हैं दैट विल बी कॉल्ड योर स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ लॉन्ग टर्म चॉइसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम कंपेटिटर्स. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्टिक्स. जो हम टैक्टिक्स की बात करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जबकि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म. Like Walmart's low cost strategy increase the sales of its stores to increase the sales. ठीक है, वॉलमार्ट डिसाइडेड टू एक्सपेंड इटसेल्फ इंटरनेशनली. तो वो कहते थे कि उनकी जो एक तो उन्होंने लो कॉस्ट जो थी स्ट्रेटजी को फॉलो किया. ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी. तो दो तरह की स्ट्रेटजीज होती है. एक होती है जो आपके ऑपरेशन लेवल की स्ट्रेटजी होती है यानी बिजनेस लेवल की. एक होती है जो आपकी ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल की होती है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. ठीक है, तो उनकी जो लेवल पर है, बिजनेस लेवल पर या ऑपरेशन लेवल पर थी कि वो दे वांट टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, तो उन्होंने अपनी सेल्स जो किस तरह से इंक्रीज की, बीइंग अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. यानी उन्होंने अपनी कॉस्ट जो थी वो कम रखी, उस तरह से प्राइसेस भी कम रखी. और फिर जो था एक्सपेंड इटसेल्फ इंटरनेशनली, दे वांट टू बी अ ग्लोबल फर्म. तो ये क्या थी, ये आपकी बिजनेस, ये आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी थी. इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो होप तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देन है कंपैटिटिव एडवांटेज. क्या होता है? एडवांटेज ऑब्टेन बाय अ फर्म व्हेन इट आउट परफॉर्म इट्स राइवल. यानी व्हेन इट बेटर परफॉर्म देन योर राइवल, देन इट इज कॉल्ड कंपैटिटिव एडवांटेज. इट कैन बी अटेन्ड बाय टू मेजर सोर्सेज, बाय low cost or by differentiation. Low cost competitive advantage can be attained through the lower cost relative to its rival. या तो आप अपनी इस तरह से है कि आप प्रोडक्शन में अपनी कॉस्ट लो रखेंगे, तो एज अ रिजल्ट द प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी लो. ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. आपका नंबर ऑफ मार्केट शेयर जो होगा, कस्टमर शेयर जो होगा मार्केट में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. या तो आप इस बेस पे जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज लेते हैं. जिस तरह से हमने एग्जांपल डिस्कस की, जैसे आपका वॉलमार्ट की अगर हम अपनी लोकल एग्जांपल देखें, जैसे ये चाइना के मोबाइल्स हैं, तो क्या है, लो कॉस्ट है ना, जो फिर जिनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती तो वो क्या लेते हैं, जिस तरह के मोबाइल्स ले लेते हैं, जैसे टेक्नो हो गया, वीवो हो गया. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिफरेंशिएशन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग फ्रॉम द राइवल्स. अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स यू वांट टू, यू विल इंक्लूड एट्रीब्यूट्स, डिजाइन दैट विल बी डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव टू योर कंपेटिटर. कि आपने कुछ चीज़ें अपनी प्रोडक्ट में ऐसी लेनी है कि जिसकी बेस पर आप जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज ले रहे हैं. किस तरह से कि उसकी बेस पर अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. और डिफ्रेंशिएशन, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द आफ्टर सेल सर्विसेज. ठीक है, इट कैन बी बेसिस ऑन द प्रोडक्ट फीचर. सो इस तरह से आप जो है, ये दो चीज़ें होती हैं मेन, जिसकी बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपने मार्केट में ऑपरेट काम कैसे करेंगे. सुपीरियर परफॉर्मेंस इन कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस रिक्वायर हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ इन प्रॉफिट ओवर टाइम. कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आई हो, यानी मार्कअप जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक हो, और उसके साथ साथ ग्रो भी कर, यानी नंबर ऑफ कस्टमर भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, No, ma'am. ma'am. ओके. No, ma'am. No problem. ओके, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपेटिटिव एडवांटेज. एक होती है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, अ यूनिक स्ट्रेंथ दैट राइवल्स लैक. कि वो जो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी आपके पास कह लें कि वो रिसोर्स भी हो सकते हैं, उसके जो एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कि जिसकी बेस पर आपके पास वो जो आपके राइवल्स जो हैं वो उनके पास नहीं है, या वो उनके पास वो उसको कॉपी भी नहीं कर सकते. एग्जाम्पल जो आपकी डिस्कस है बुक में भी, डेल कंप्यूटर का है. बेसिकली डेल कंप्यूटर का क्या है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेट बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, वो इनका जो है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि वो लोग
स्टॉक नहीं करते, बहुत सारी इन्वेंट्री उनके, वो सिर्फ 2 दिन की इन्वेंट्री रखते हैं। जैसे उन्हें कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं उसकी बेस पर वो अपने इंटरनेट के थ्रू अपने सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और वो उनको उनकी जो सप्लाईज होती हैं, ठीक है, और ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी बनाने के लिए वो उनको क्या कर देती हैं, वो उनको अवेलेबल कर देती हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी एचपी यानी कि ये जो है हॉलैंड, जिसको आप ये एचपी के जो कंप्यूटर एचपी के भी होते हैं ना, जैसे हॉलैंड और पैकर्ड हैं, उन्होंने भी इस कॉम्पिटेंसी को जो है वो कॉपी करने की कोशिश की, बट दे लेकिन वो क्या था, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल in acquiring this competency. A sustainable competitive advantage or distinctive competency that rivals cannot easily match, like डेल कंप्यूटर एचपी की यही एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस की कि उनका जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है, और दूसरा जो डेल का है कि दे कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर डायरेक्ट, कि वो डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। उन्होंने रिसेलर रिटेलर की जो एक लेयर होती है वो उन्होंने उसके ऊपर उसको वेव ऑफ किया हुआ, उसको ख़त्म किया हुआ, ठीक है। तो लेकिन जो एच पी है उनका क्या है, दे दे कनेक्ट विद देयर कस्टमर बाय यूजिंग रिटेलर और रीसेलर चैनल। तो वो रिटेलर और रीसेलर के जरिए अपने कस्टमर के साथ वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। तो इस वजह से जो डेल था वो इन पर जो है उनको एक कंपेटिटिव पोजीशन थी ओवर एच पी। Okay, then distinctive competence is difficult for rivals to match due to following reason। एक है barrier to imitations और दूसरी है legacy constraint। अब जो barrier to imitations है यानी कि आप उसको कॉपी करने के लिए कुछ बैरियर्स कर देते कि आपके कंपेटिटर्स उसको कॉपी नहीं कर सकते। factors that make it difficult for a firm to imitate or copy the competitive positions for the rivals, कि आपने जो है वो इस तरह से बैरियर्स डाल दे हैं कि आपकी जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है वो इस तरह की है कि नो वन कैन कॉपी देम और नो वन कैन इमिटेट देम, ठीक है। जैसे आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कितने अरसे से है, सिर्फ ये किसके पास है, इसका लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट के पास, नॉट इवन अ सिंगल फर्म जो है वो उसको कॉपी कर सकी है, ठीक है। और कहते हैं ना लेगेसी कॉन्स्टेंट्स प्रायर इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैट आर डिफिकल्ट टू चेंज एंड लिमिट अ फर्म्स एबिलिटी टू इमिटेट अ सक्सेसफुल राइवल। जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ना एचपी और डेल की, कि डेल दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर, ठीक है, दे डायरेक्टली टेक ऑर्डर फ्रॉम देयर कस्टमर, वाइल एचपी जो है they contact or they coordinate with their customer by using wholesale retailer channel। अब उन्होंने इसको कहा कि हमने इसको डाल को कॉपी करनी है, लेकिन उनकी पहले से रिटेलर रिसेलर पर इन्वेस्टमेंट थी, सो इट वाज quite you can say difficult for them to overgone their that investment। तो वो उस इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो ख़त्म करके दोबारा से उसको शुरू करें, तो उसको क्या थी, एक हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है एचपी को, इसलिए वो उसका डेल का जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर सके, ठीक है। ओके, देन है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो हैं, business level strategies concerned with the deciding how a firm should compete in the industry in which it has elected to participate. Differentiation or low cost, either he will be a differentiate or product or he will be a low cost producer। सेगमेंटिंग द मार्केट, कि आपने मार्केट को सेगमेंट कर देना है, ठीक है, जिसमें आपको सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट तो पता है ना सबको, कि व्हाट इज सेगमेंटेशन इज, क्या होती है सेगमेंटेशन। मैम सेगमेंटेशंस होती हैं जिसमें सेगमेंट वगैरह दिखाए जाते हैं मार्केट के हवाले से। सेगमेंट जो है, आप सेगमेंट दिखाए नहीं जाते जिसमें आप जिनकी सिमिलर नीड होती है उनकी बेस पर मार्केट में जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं ना उनको डिवाइड कर देते हैं। हमने वो डेफिनेशन पढ़ी थी सेगमेंटिंग, डिवाइडिंग अ होल मार्केट टू द बायर्स हु हैव सिमिलर होमोजेनियस नीड, ठीक है, कि जिनकी नीड जैसे अगर जो है एक आप इनकम की बेस पर भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर डेट कि आपने जैसे टोयोटा ने वो सेगमेंटेशन की हुई है कि उन्होंने जो एक मिडिल क्लास है उनके लिए गाड़ियों की अलग से रेंज है, लग्जरियस जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो अलग से हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मैम उन्होंने ये होमोजेनियस हेट्रोजेनियस तो नहीं आता? बिल्कुल होमोजीनियस जिनकी सेम होती है उनको ही हम कर देते हैं, ठीक है, वो सेगमेंटेशन में आ जाते हैं ना। जिनकी डिफरेंट होती है उनको डिफरेंट, उनके अलग से सेगमेंट बना देते हैं, जिनकी सेम होती है उनके एक अलग से सेगमेंट बना देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की कि टोयोटा का है कि उनकी हर तरह की लैविश गाड़ियाँ भी हैं, और एक जो आपके मिडिल क्लास जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि आप कहें कि बिल्कुल जो आपके ऊपर मिडिल जो अफोर्ड कर सकती हैं, जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती उनके लिए भी उनकी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम उनकी लाविश गाड़ियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब देन फिर आपने सेगमेंटेशन डिसाइड कर ली कि आपने
to which segments you are gonna perform or you gonna serve. तो उसके बाद क्या होगा, आपने सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी, फिर आपने उसकी सेगमेंटेशन करनी है, उसके जो सेगमेंटेशन कर ली उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है, देन इम्प्लीमेंट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। एट द एंड आपका ये होगा। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, focusing managerial energy and attention on doing everything possible to lower the cost of the organization। ठीक है, इसमें जो आपकी बुक में ये 3 एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस की गई हैं। ऑल दीज फर्म्स, वॉलमार्ट, बेल और साउथ ईस्ट एयरलाइंस, ऑल दीज फर्म्स फोकस टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स at a reasonable price, through which all these firms can achieve a economies of स्केल। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप, हम कहते हैं कि कॉस्ट प्रोड्यूसर आप बन रहे हैं, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी जो है वो आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल डिस्कस हुई वॉलमार्ट का, साउथ ईस्ट एयरलाइंस का, कि दे आर इंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक तो देखिए, जब आपकी कॉस्ट कम होती है, इफ़ यू बियर लो कॉस्ट, मतलब अपनी प्रोडक्शन में आपको लो कॉस्ट पे, अगर आप फार्मूले पे अमल कर रहे हैं, आपको लो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका मार्कअप जो आप रखेंगे ना प्रॉफिट का, वो आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर राइवल्स। ठीक है, उनका अगर कॉस्ट जो है वो इतना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, आपकी कंपनी जो है वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, उनको इतना कम बियर करना। अच्छा, एक तो ये कि पहला फ़ायदा है कि आपको मार्कअप आपका ज़्यादा होगा। सेकेंडली, अगर आप जो हैं मार्कअप की बेस पर, फिर सेकंड आपको फायदा क्या होगा, योर मार्केट शेयर विल इंक्रीज। ठीक है, कि एक तो आपका मार्केट, आपने लो कॉस्ट, फिर इस तरह से अगर आप प्राइसेस आपके राइवल से कम रखते हैं, देन योर मार्केट शेयर विल बी इंक्रीज। हाउ, कि नंबर ऑफ कस्टमर जो होंगे आपके ज़्यादा ज़्यादा, आपके राइवल्स की प्राइसेस हाई होंगी, आपकी प्राइसेस कम, प्रोडक्ट की कम होंगी, तो नंबर ऑफ कस्टमर विल बाय, मोर नंबर ऑफ कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। तो फिर इससे क्या होगा, यू विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगी, जब आपकी सेल इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगी ना। तो आपको पता है कि हम जब ज़्यादा हम बल्क में चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो हम धीरे, फिर हमें क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। समझ आती है ये बात? मैम दोबारा रिपीट कर दें। देखिए, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी की मैंने एग्जांपल डिस्कस की कि देयर आर टू कंडीशंस। देखिए, एक तो ये है कि आप, मतलब आपके पास जब आप लो कॉस्ट, आपने कहा कि हमने जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमम रखना है, ठीक है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड है। ठीक है, जब आपकी लो, इसके दो फायदे होते हैं। एक ये फायदा होता है कि आपकी जब प्रोडक्शन की कॉस्ट आपको कम, जब आप उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको कम कर लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इज इट क्लियर? होता है कि नहीं होता, कि आपने तो अपने प्राइसेस अपने राइवल्स को देखकर सेट करनी होती है ना, अपने कंपेटिटर्स को देखकर, लेकिन आपको कॉस्ट कम पड़ रही है एज कम्पेयर टू योर राइवल्स, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सूरत ये है कि आपने अपनी प्राइसेस भी कम कर दी हैं। ठीक है, अब प्राइसेस कम कर दी हैं, तो आपने राइवल से आपने अपनी प्राइसेस, पहले था कि आप सेम उस पर कर रहे थे, लेकिन आपको कॉस्ट कम पड़ी थी, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ कि आपने प्राइसेस भी अपने राइवल से कम कर दी हैं, क्योंकि यू आर इंजॉइंग द लो कॉस्ट। जब आप अपनी प्राइसेस अपनी प्रोडक्ट की कम कर देंगे, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर भी तो इंक्रीज होंगे ना। ऐसा है कि नहीं है? मैम लेकिन प्राइसेस भी तो इतनी कम नहीं ना करनी इतनी के कम ना, नहीं करते ना, जिससे देखिए सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, यानी 5 to 10 रुपीज़ का, इतना ज़्यादा नहीं। जो हमारे ग्रोसरी आइटम्स होते हैं ना, जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, ये हम आपको कंडीशन बता रहे हैं कि कौन। अब फिर अब आपने प्राइसेस अपनी कस्टमर कंपेटिटर से, यानी दोनों सूरतों में आप इंजॉय करते हैं। अगर आपने प्राइसेस कम कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप प्राइसेस कम कर देंगे तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और कम होगी। वो क्यों? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने क्या पढ़ा था, एज यू इंक्रीज द, जैसे आप प्रोडक्शन में नंबर ऑफ आइटम्स आप जो है प्रोड्यूस करना इंक्रीज करते जाते हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, जब आप बल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो तब भी क्या होता है, वो फर्म को दोनों सूरतों में जो है वो फायदा होता है। इज इट क्लियर कि अभी भी नहीं हुआ? मैम इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा हुआ है मैम, ये इकोनॉमिक्स में अभी अभी पढ़ा है, एक हफ्ते पहले। अच्छा, तो चलिए इसमें आप ना ऐसे थोड़ा जो सा अभी ये आपने चैप्टर बताया वैसे ही है। 6, चैप्टर 6 के ये पेज नंबर क्या है, आप 135 पे अगर आप
जो है ना वो पेज उसको ज़रा गो थ्रू कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग इसको अपने ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं समझ आता, ठीक है। ओके, देन है आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, increasing the value of the product offering in the eyes of the consumer, providing the product by superior ability, better design, superior functions, features and reliability, ठीक है। कि इन डिफरेंशिएशन आप इन चीज़ों की बेस पर ही करते हैं। एग्जांपल जैसे रोलेक्स है, डिफरेंशिएट फ्रॉम दी टाइमिक्स बाय सुपीरियर डिज़ाइन, फंक्शंस, फीचर्स एंड रिलायबिलिटी। अब उनकी बेस पर अगर वो ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करें देन यू विल चार्ज प्रीमियम प्राइसेस, यानी कि आप ज़्यादा प्राइसेस भी चार्ज करते हैं ना। टोयोटा डिफरेंशिएट फ्रॉम द जनरल मोटर्स बाय सुपीरियर रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है कि फिर टोयोटा की जो थी वो प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। जब आपको कोई ज़्यादा फीचर अगर किसी प्रोडक्ट में मिल रहे होते हैं तो उसकी प्राइसेस भी थोड़ी हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है। ये तो समझ आती है ना बात। अगली देन है आपकी सेगमेंटिंग द मार्केट, dividing or categorizing the market on the basis of a variety of factors like human culture, demographic preferences and the taste of the consumer. Like Walmart clothing department जो है उन्होंने लोअर इनकम सोसाइटी को चूज़ किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका में ये बड़ा जो वॉलमार्ट के वो होते हैं, पाकिस्तान में हमने डिस्कस किया था जैसे ये हाइपर स्टार है, ठीक है। तो ये दैट इज एग्जाम्पल सेम लाइक यू कैन से वॉलमार्ट, ठीक है। कि क्या है कि लोअर प्राइसेस पे जो है वो आपको प्रोडक्ट मिल जाती है जब आप उसको बल्क में पैसे पे करते हैं। अब उनका शिकागो, अब देखो उन्होंने उसकी सेगमेंटेशन की होती है रीजन वाइज, कि जो इनका शिकागो टारगेट है वहाँ पे लोग वैल्यू कॉन्शियस है, वहाँ पे उनको वो फीचर ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जो ब्रूक्स और ब्रदर्स टारगेट है वो मिडिल एंड अपर इनकम कंज्यूमर है, तो ज़्यादा वहाँ पे उनकी प्राइसेस जो होंगी वो कम होंगी, ठीक है। उन पर फिर प्राइसेस कम होंगी तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो भी क्या होगी, सेटिस्फैक्ट्री होगी, ठीक है, अप टू द मार्क नहीं होगी। देन चूजिंग सेगमेंट्स टू सर्व, लाइक आपने डिसाइड करना है कि आपके टारगेट मार्केट कौन है, अब कंज्यूमर टू whom यू आर गोना सर्व। देन है आपकी फोकस स्ट्रेटजी एंड है ब्रॉड मार्केट स्ट्रेटजी। अब फोकस स्ट्रेटजी में क्या होती है, व्हेन मैनेजर डिसाइडेड टू सर्व अ लिमिटेड सेगमेंट और जस्ट वन सेगमेंट देन दे आर परस्यूइंग अ फोकस स्ट्रेटजी। अच्छा, अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है जैसे ये भी हमने रोलेक्स की एग्जांपल डिस्कस की। अब ये रोलेक्स घड़ी कौन पहनते हैं, कौन पहनते हैं भाई, ये आईफोन मैम किसके पास रोलेक्स एक होता वॉच होती है ना मैम। है, बिल्कुल। मैम रोलेक्स एक वॉच और है। बड़ी लग्जरियस वो वॉच है, ठीक है। इसी तरह से आपके आईफोन जो है ये आए आए साल उनका मॉडल आता है और उसकी प्राइसेस डबल डबल ट्रिपल। अब वो किस इनकम लेवल को जो है वो फोकस किया गया है, दैट इज एग्जांपल फोकस स्ट्रेटजी, कि आपने एक सेगमेंट चूज कर लिया है कि आप जो है ना वो जो आपके एलिट क्लास आप उसको फोकस कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। सो दैट स्ट्रेटजी विल बी कॉल्ड फोकस स्ट्रेटजी, कि आपने एक सेगमेंट को एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आपने इनकम की बेस पर ले लिया, आप उसकी बेस पर फिर आप प्रोडक्ट में फीचर लेकर आ रहे हैं, आप प्राइस प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज करेंगे, जैसे BMW है, फिर इस तरह से काफ़ी लंबरगिनी है। सो दे आर यूजिंग फोकस स्ट्रेटजी, ठीक है। तुमने एक लिमिटेड सेगमेंट को चूज कर लिया है, दे आर नॉट ऑफरिंग प्रोडक्ट टू अ वाइडर सेगमेंट, ठीक है। मिडल को नहीं कर रहे, वो लोअर मिडल को नहीं कर रहे, अपर मिडल क्लास को नहीं कर रहे, वो जस्ट एलिट क्लास को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देन आपकी ब्रॉड मार्केट स्ट्रेटजी, व्हेन मैनेजर्स डिसाइड टू सर्व द एंटायर मार्केट दे आर परसुइंग। आपका जो है टोयोटा सर्व्स, जैसे एग्जांपल है टोयोटा सर्व्स होल मार्केट, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि टोयोटा के जो हैं वो डिफरेंट उनके मॉडल्स हैं, लाविश गाड़ियाँ भी हैं और फिर आपकी एवरेज गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या होगी कि आप होल मार्केट को सर्व कर रहे हैं। लेकिन जो लेक्सस है फॉर द लग्जरी एंड ऑफ द मार्केट के, जिसमें आपका क्या है कि वो जस्ट जो हायर आप कह लें एलिट क्लास को ही वो उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन आपकी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, आपने डिसाइड कर लिया आइदर यू आर गोइंग टू सर्व अ होल मार्केट और यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ लिमिटेड सेगमेंट। आफ्टर दैट यू विल इम्प्लीमेंट, जब आप इसको डिसीजन कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप इज टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी, रीचिंग द एफिशिएंसी फ्रंटियर इन इंडस्ट्री, मैनेजर चॉइसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑपरेशन। कि अब आप अपनी मार्केट में आपने ये वो कर ली है, ठीक है, डिसाइड आपने कर लिया है कि किस सेगमेंट में आप जा रहे हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको किस तरह से कितना इफेक्टिवली आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये फिर कौन सी पोजीशन आप मार्केट में चाहते हो, आइदर यू वांट टू बी अ लीडर इन द मार्केट और यू वांट टू बी अ यू कैन से जस्ट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो होगी वो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी होगी, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मैम नो मैम। क्लियर है। क्लियर है? जी। यस मैम।
टाइम कितना हो गया आप लोगों का? चलिए ये एक मैम ये बस आप इशार से पहले खत्म कर दीजिएगा। तो 7 बजे नहीं होती, पौने 7 बजे होती है नहीं मैम बात, 7 बजे। पौने 7 बजे भी तो एग्जाम होती है। ओके, लेकिन ये है कि हमने आज ही कंप्लीट करना है, फिर अगर आज कंप्लीट आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आपको दूसरा भी वो करना मैम पड़ेगा, आप ठीक है? पढ़ाएं। ओके, सेकंड है द वैल्यू चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू चेन क्या होता है, कि वैल्यू चेन में हमने डिस्कस किया था, इट इंक्लूड फ्रॉम दी, जिसमें आपका क्या है वैल्यू चेन का, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने किसके उसमें पढ़ा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम दी मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट और देन मेकिंग इट अवेलेबल इन द मार्केट, के उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट को अवेलेबल मार्केट में करने तक जो भी आपकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन में, सप्लायर की हर चीज़ की, वो आपकी वैल्यू चेन कहलाती है। Value chain composed of a series of distinctive activities including production, marketing, sales, logistics, research and development, human resource, information system, the firm's infrastructure as well. ठीक है, अब लेकिन वैल्यू चेन में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़, देन सेकंड है आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी एक साल होता है जो वैल्यू चेन पर जो है वो इनकी एक्टिविटीज़ पर असरअंदाज होता है। Primary activities having to do with the design, creation and delivering of the product, its market, its support and after sale services. अब इसमें आपकी जो भी डिज़ाइन के हवाले से क्रिएशन में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ये वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, और उसको अवेलेबल करने में कस्टमर को। अब ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों इन्वॉल्व होता है, एक तो डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, देन प्रोडक्शन प्रोसेस के डिज़ाइन के लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि सिर्फ प्रोडक्ट का डिज़ाइन इटसेल्फ काफ़ी नहीं होता, आपकी प्रोसेस डिज़ाइन भी बहुत मैटर करते हैं। हमने वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन का एक चैप्टर डिस्कस किया था, ऑपरेशन मैनेजमेंट का, सॉरी, ठीक है। उसमें आई टू बी में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने प्रोसेस को भी इस तरह से बनाते हैं कि हमें एफिशिएंसी ओरिएंटेड हम अपना प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। अब प्रोडक्शन में जो है वो सिंपली क्या है, क्रिएट्स अ गुड और सर्विसेज, और मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, डिफरेंशिएशन, कि आप यू आर गोइंग टू ऑफर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन द प्रोडक्ट और यू वांट टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। ये आप मार्केटिंग और सेल्स में आ लेगा। देन उसके बाद क्या होगी, कस्टमर सर्विस में, आफ्टर सेल सर्विस आप उनको कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। सो दीज एक्टिविटीज विल बी कॉल्ड एज और रेफर टू एज प्राइमरी एक्टिविटीज। अच्छा, अब जो सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड इनपुट्स दैट अलाउ द प्राइमरी एक्टिविटीज टू अकर, जो कि आपको बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो कि आपको बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज सपोर्ट एक्टिविटी। लाइक ह्यूमन रिसोर्स कंपैटिटिव एडवांटेज, ह्यूमन रिसोर्स होगा कि अगर आप जितनी मर्जी अच्छी मशीनरी ले आए, जब उस पर काम करने के लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, हाउ यू कैन अचीव कंपैटिटिव एडवांटेज। और आप जो ह्यूमन रिसोर्स बेस पर the competitive advantage that you gain on the basis of the human resource, it will be called as, और इट इज़ रेफर्ड एज सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखें कि जो भी आपका जो आप एडवांटेज लेते हैं, जो आपके स्किल और नॉलेज जो आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से लिए जाते हैं, वो आपका देर पा होता है, कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, देन आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, मैनेजिंग इन्वेंट्री, ट्रैकिंग, सेल्स, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो आप अपनी इन्वेंट्री को जो आप रखते हैं ना अपने वेयर हाउसेज में, कितनी आपके पास इन हैंड और कितनी आपने वो करनी है, ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही सारा बता रहा होता है ना आपको। Then after procurement, responsible for purchasing input like raw material, partially finished products. So ये आपका procurement department कर रहा होता है, ठीक है। ये आपको इनपुट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा, तो ही प्रोडक्ट जो है वो बन सकेगी ना, कंप्लीट हो सकेगी। देन है लॉजिस्टिक्स, कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल मटेरियल थ्रू वैल्यू चेन। अब इसमें भी आपका लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है आर्किटेक्चर है। अच्छा, इसका जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे दूँ कि ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर मीन्स कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड और इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज़ फ्लेक्सिबल और रिजिड, कि उसका स्ट्रक्चर इटसेल्फ क्या है, ठीक है। स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर विच इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इंसेंटिव्स, कंट्रोल सिस्टम, पीपल एंड कल्चर ऑफ द फर्म। स्ट्रक्चर कितना, मैंने कहा कि सेंट्रलाइज है, यानी कितना जो है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग अपर टॉप मैनेजमेंट पे होती है, कितना डिसेंट्रलाइज है कि जो है
जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। इंसेंटिव्स जिनकी जो सैलरीज हैं वो कितनी मार्केटेबल हैं, कितनी जो है वो सेटिस्फाइंग है फॉर द एम्प्लॉयज़, कंट्रोल सिस्टम कितना है, पीपल जो लोग हैं उनका कल्चर किस तरह का है, लोग कितने एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव है। जो एग्जांपल डिस्कस की हुई जैसे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वॉलमार्ट, कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, कि जो वॉलमार्ट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी जो लेयर ऑफ मैनेजमेंट जो है ना होती है जाहिर है, जैसे वो होती है मिडल आ गई, फिर उसमें हमने जो पढ़ा था बिजनेस लेवल मैनेजर आ गया, प्लान मैनेजर आ गया, तो वो उन्होंने इस तरह की लेयर्स को ख़त्म किया। दे ओनली हैव वन हेड ऑफिस, ठीक है, और उस हेड ऑफिस से वो सारे अपने जो उनके वो हैं स्टोर्स हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आपका जो है ये एंड होता है आपका वैल्यू चेन का भी, ठीक है। आपकी धन कंपैटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक फिट। अब कंपैटिटिव टैक्टिक्स जो होती हैं, एक्शंस दैट मैनेजर्स टेक टू ट्राई टू आउट मैन्यूर राइवल्स इन द मार्केट, कि उसको जब आप राइवल्स को वो एक टफ टाइम देने के लिए जो आप एक्शंस लेते हैं या उनको आउट करने के लिए जो एक्शंस लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपैटिटिव टैक्टिक्स। अब टैक्टिक्स इटसेल्फ क्या होते हैं? दीज आर द यूजुअल एक्शंस taken to gain advantage over rivals from merging in the first place and make it easier to attain a competitive advantage. Decision about the product price and product offering जो है ये इस तरह के tactics होते हैं जिसकी बेस पर आप competitive advantage लेते हैं। क्योंकि जो सारा मेरे ख्याल से जो कम वो होते हैं competition, 90% जो आपका कंपटीशन होता है इट इज़ टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ दी प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस के बेस पर होता है, स्पेशली उस मार्केट में उस सेगमेंट में जहाँ पे कस्टमर आर प्राइस कॉन्शियस। तो इस तरह के इसमें जो है वो आपको बड़ा क्रिटिकली डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, जिसमें जो है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफरिंग के सारे बड़े डिसीजन ऑब्जेक्ट। अब ये जो है वो स्ट्रेटजीज ये तक डिस्कस किए गए हैं। टेक्निकल प्राइसेस डिसीजन मैंने कंपनी लॉन्च है प्राइस वॉर टू गेन अ शेयर फ्रॉम कंपेटिटर्स के वो एक इसमें ये होता है कि प्राइसेस जो होती हैं वो लेस कर दी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्राइस वार का जो है ना इसको मैंने थोड़ा सा इसको इसमें इंक्लूड इस तरह से नहीं किया कि आपका जो है वो अच्छा, अब आपकी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है, इसको फिर हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी 10 मिनट्स हैं, ओके मैम। इसको कर लेते हैं, अभी 10 मिनट्स हैं। यस मैम। अच्छा, अब जो आपके टेक्निकल प्रोडक्ट डिसीजंस जो आपके होते हैं ये हम इसका डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्राइस वॉर होती है जिसमें हर कंपटीटर जो होता है या राइवल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस की बेस पे कम उसको लीड कर रहे होते हैं कंपटीशन को, कि प्राइसेस कम करें। जैसे अगर आप कोक और पेप्सी का देखें ना तो वो प्राइस की बेस पर नहीं करते, दे आर वेरी सेंसिटिव फ्रॉम ईच अदर के फॉर ईच अदर, कि अगर एक कम करता है तो दूसरा भी कम करता है, ठीक है। तो ये उनके लिए नहीं, फिर वो कुछ होती है जिसमें कुछ जिसमें आपके कंपैटिटर्स ज़्यादा होते हैं ना जिस मार्केट में, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली टेक्निकल प्राइसिंग जो होती है या प्राइस वॉर जो होती है वो होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक की जो स्ट्रेटजी है रेजर 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 ब्लेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी फंडेड बाय द रेजर मैन्युफैक्चरिंग जिलेट। अच्छा, अब इसको आप ये जो एग्जांपल डिस्कस किए इसको छोड़े, अब आप इसको ज़रा जिलेट की एग्जांपल डिस्कस करें कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उसका रेजर था दे चार्ज वेरी लो प्राइसेस, कि इवन उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई, उनके जो ब्लेड्स थे, बट दे चार्ज हाई प्राइसेस ऑफ फॉर देयर ब्लेड। अब जो जिलेट का रेजर ले रहा है तो उसने जिलेट का ब्लेड भी तो लेना है ना। सो उन्होंने ये टैक्टिक्स लड़ाया कि उसकी बेस पर अपनी कॉस्ट भी पूरी की और अपना प्रॉफिट का मार्जिन भी रख लिया। अब सेम जो था सिचुएशन डेल कंप्यूटर ने भी किया, और जो आपका एच पी है इन्होंने भी इसको वो किया कि जो एच पी है उन्होंने अपने प्रिंटर की जो प्राइसेस थी मेरे ख्याल से वो लो रखी थी, लेकिन उसकी जो एंड की प्राइस थी वो हाई थी। अब जिसने उसको वो लिए तो ज़्यादा वो भी उसी एच पी की का ही लेगा। तो इस बेस पर वो जो था उसको उन्होंने इस सिचुएशन को जो है वो अपनी मतलब कॉस्ट भी पूरी की और प्रॉफिट मार्जिन भी रखा, और एक तरह से अपने आप को पोजीशन या एक कस्टमर के माइंड में इमेज बनाया कि दे आर ऑफरिंग रेजर और ब्लेड, और दे आर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, और दे आर ऑफरिंग प्राइसेस एट लोअर प्राइसेस दैन देयर
कंपेटिटर्स कि वो राइवल्स से कम प्राइसेस पर जो है वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हैं, ठीक है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट से। अच्छा, अगर आपके टेक्निकल प्रोडक्ट डिसीजंस में कुछ आपके आ रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज द मैनेजमेंट फेस इज वेदर टू ट्रीट द होल मार्केट एज अ सिंगल और एंड ब्रिंग चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट मार्केट। अब जो है फर्स्ट आपका एक टेक्ट होता है दैट इज प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन to provide a wide range of the product design, quality, and taste in a single market. For example, Procter and Gamble, Unilever, different brands of laundry detergent in a single supermarket. कि आपको जितने भी डिटर्जेंट्स ब्रांड नजर आएंगे ना वो सारे यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के होंगे। अब उन्होंने मार्केट को इस तरह से वो कर लिया है कि दे लिमिटेड द एंट्री फॉर द दे लिमिटेड द एंट्री ऑफ द न्यू कंपैटिटर्स और न्यू राइवल्स। तो उन्होंने उसको इतना वो टाइटली कंट्रोल कर लिया है डिटर्जेंट मार्केट को कि उस किसी न्यू उसके लिए कंपनी के लिए उसमें एंटर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है, वो उसको कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर enjoying the economies of scale, they have large number of customers in the market. So किसी भी उसके लिए जो है अगर वो आएगा कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी तो दे ऑलरेडी दे विल कट प्राइसेस ऑफ देयर डिटर्जेंट, तो फिर उनके लिए जो न्यू कंपनी होती है उसके लिए सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। Then bundling tie together in a set of related products and change a single prices for that and ये charge आएगा, ठीक है, change नहीं आएगा and charge a single price for them, marginally low prices for each product, then separate selling of the product. अच्छा, इसका बंडलिंग का ये आपने कभी देखा है जैसे ये हम लोग सोप्स लेते हैं, जैसे इसके कपड़े क्या होता है, अगर आप मतलब इसके 4 का बंडल होता है इसी तरह से सेफ गार्ड का होता है 3 का बंडल होता है। फिर आप ये देखें कि उसको अगर आप कलेक्ट इंडिविजुअली अगर उसको लेते हैं उसकी प्राइसेस जब आप वो डिफरेंट होती हैं यानी ज़्यादा होती है, लेकिन आप कलेक्टिवली 3 का पैक लेते हैं तो आपको 5 मेरे ख्याल से 5 to 10 रुपीज़ की जो होती है मैम ये वो आप सेविंग पैक ऑफ की होती है। बात कर रही है ना, जैसे वो पैक ऑफ लगे होते हैं मॉल्स में कि बिल्कुल सॉक्स बिल्कुल। का इतना 3 पैक्स बिल्कुल नाइन्टी वही नाइन बंडलिंग रुपीज का जैसे सोप का भी, हाँ बिल्कुल सोप में भी इस तरह से होता है, इवन आपके जैसे बहुत सारी डिटोल वालों चीज़ों में के भी होता होते है। हैं, मॉल में पड़े होते हैं। बिल्कुल मॉल में भी पड़े होते हैं, या आपको मैंने कॉमन एग्जांपल दी, या आपको कपड़े साबुन है, इसी तरह से आपका ये एक और भी है ये जो डिश जी वॉशिंग मैम, और बार उसमें है ना उनका वो भी ये थोड़ी है। सी तो उसमें थोड़ी सी बचत दे देते हैं तकरीबन, वो जिसमें लिखा होता है 10 रुपीज सेव, ट्वेंटी मैक्सिमम रुपीज 10 रुपीज़ सेव। होती है, 5 to 10 रुपीज़ ही होती है मैक्सिमम, ठीक है। जी तो मैम। बेसिकली उनको भी फ़ायदा हो रहा होता है, उनकी पैकेजिंग की जो होती है वो बचत हो रही होती है, तो वो उसको इस तरह से पूरा करके आपको बड़ा वो लग रहा होता है कि बड़ी वो कंपनी जो है ना कॉस्ट अपनी बेयर कर रही है उसके लिए, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर, और हम इंशाल्लाह 6:45 6:40 है मेरे ख्याल से, तो हम 10 मिनट मैम बाद आप अभी दोबारा ले लें मैम। मिलेंगे। नहीं मैम, आप अभी ले लें। अभी तो लेती हूँ ना, ये फिर इसका जो है वो क्योंकि आपको पता है जूम मीटिंग का टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है, उसके बाद फिर दोबारा आप उसको क्लिक करोगे, फिर 5 मिनट बाद हम उसको दोबारा शुरू करते हैं। मैम ये सारी बातें करने से पहले रिकॉर्डिंग तो बंद कर दिया करें। यार इन बातों कुछ कोई इशू नहीं होता।